Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel Edu Talk. So friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857. आप सबको पता है कि 1857 की जो रिवॉल्ट थी वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूपीएससी में हमेशा से रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपका हमेशा सिलेबस में होता ही है. आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ा दूंगी रिवॉल्ट ऑफ 1857. मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम दो नामों से और जानते हैं. दो नाम कौन से हैं? फर्स्ट इज़ सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 एंड द सेकंड वन इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, आपको ये नाम पता होने चाहिए. एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया गया सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857, सो उसका मतलब भी यही है कि आपको उसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 को एक्सप्लेन करना है. या फिर अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछ लिया इंडिया का, तब भी आपको यही बताना है. कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैंने आपको इसके तीनों नाम बता दिए हैं. अब आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरह आए, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे. अब हम समझेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे स्टार्ट हुई थी. ठीक है, देखो, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे? ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 24 अगस्त 1608. 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे. और ब्रिटिशर्स, अब हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, पहले वो आए थे एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे. ठीक है, ट्रेडिंग मतलब वो ट्रेड करने के लिए आए थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे इंडिया में. ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी. ये थी तो ब्रिटिशर्स की ही, लेकिन उन लोग का जो मेन मोटिव था वो था कि हम इंडिया में ट्रेड करेंगे. ठीक है, और ट्रेड करने में कोई भी बुराई नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में ये आया कि हम ट्रेडिंग कंपनी तो हैं ही, लेकिन हम इंडिया को अपनी कॉलोनी भी बना लें. इसलिए ही हम लोग ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम रहे थे 200 साल तक. ठीक है, शुरुआत हुई थी जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे 1608 में. इस डेट को आप याद रख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है. 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी. सब कुछ सही चल रहा था, मतलब ये लोग अपना ट्रेड कर रहे थे, ठीक था. ठीक कब तक था? 1757 तक. 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड कर रही थी और वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे इंडिया में थी. लेकिन 1757 में एक बहुत ज़्यादा फेमस बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम अपना जो कंट्रोल है उसको इंडिया के और पार्ट्स में भी फैलाना शुरू कर दे. यानी कि इंडिया के हम जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, उन सब स्टेट्स को हम अपने अंदर करना शुरू कर दें. यानी कि हम इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर दें. स्टार्टिंग में वो सिर्फ एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, लेकिन धीरे धीरे उनके माइंड में आया कि हम इंडिया के ऊपर रूल कर लें. क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को उस समय सोने की चिड़िया बोला जाता था, गोल्डन बर्ड, बिकॉज इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, गोल्ड था. तो इसलिए उनका मन हुआ कि हम इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, इस पर हम रूल करेंगे, राज करेंगे. ठीक है, 1757 से ही इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया. कब से? 1757 से. ठीक है, अब ब्रिटिश का रूल तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अब अपना देश है, इंडिया है, तो कौन ऐसा इंडियन होगा जो इस चीज़ को पसंद करेगा कि हमारे ऊपर कोई अंग्रेज़ रूल करे या फिर कोई और नेशन का आदमी हम लोग को रूल करे. तो ब्रिटिश रूल तो इंडिया में आ चुका था, लेकिन जो हमारे इंडियन सोसाइटी के जो पीपल थे, लाइक पीजेंट्स, फार्मर्स, ज़मींदार्स या सिपॉयज़ का मतलब होता है सिपाही. ठीक है, जितने भी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, कोई भी ब्रिटिशर के रूल से, ब्रिटिशर के राज के, ब्रिटिशर की ग़ुलामी किसी को भी करना पसंद नहीं था. तो सब के सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है और बहुत ज़्यादा उनकी ग़ुलामी से, उनका जो राज था हमारे इंडिया के ऊपर, उससे परेशान थे.
और 1757 से लेके 1857 तक, यानी कि ये जो 100 ईयर्स का टाइम स्पैन है, इसमें इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत सारी सिविल रिबेलियंस हुए, बहुत सारे वॉयलेंस हुए, डेट इज़ रिलीजियो पॉलिटिकल वॉयलेंस हुए, और ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, और पीजेंट्स की अपराइजिंग हुई। तो मतलब इन 100 सालों में बहुत सारी मूवमेंट्स हुई, रिबेलियंस हुए, लेकिन कोई भी मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो मूवमेंट्स थी इनकी, वो बिल्कुल लोकल लेवल पे शुरू होती थी। ऑल ओवर इंडिया में कोई चीज़ नहीं हुई थी। लाइक कोई एक स्टेट है, उस स्टेट का एक पर्टिकुलर एरिया उस चीज़ को कर रहा है। मतलब कोई चीज़ अगर पूरे देश में हो रही हो तो उस चीज़ का जो असर होता है वो ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अब मानो फॉर एग्जांपल किसी हरियाणा के किसी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, मानो ट्राइबल मूवमेंट चल रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उस चीज़ का इतना असर नहीं पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट पे या फिर जो भी हम पे रूल कर रहा है। लेकिन अगर पूरे देश में ही कोई एक चीज़ हो रही है जो हर स्टेट में हो रही है, ट्राइबल मूवमेंट पूरे के पूरे इंडिया में हो रही है, तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा और हम लोग के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये जो भी हमारे इंडियंस के जो पीपल थे, उन लोगों जितने भी अपनी ये इसको कोशिश बोल लो कि हम अंग्रेज़ों से जीत जाएं या फिर वो हमारे ऊपर रूल करना बंद कर दे, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। सक्सेसफुल इसलिए ही नहीं हुई थी क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे थी, लोकल लेवल पे थी, तो इसका उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए। मैंने आपको बता दिया 1608 में आए। 1757 से बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट हो गया, और 1757 से लेके 1857 तक, ये 100 साल का जो टाइम था, इस टाइम में अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडियंस ने कितना ज़्यादा विद्रोह किया था। ओके, अब 1857 में देखो क्या होता है। यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। जो रिवॉल्ट है वो यहीं से स्टार्ट होती है। अब जो इसके पहले की मूवमेंट्स थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, मैंने अभी आपको बताया है। अब 1857 में एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरी रिवॉल्ट को अंजाम देती है, ठीक है। और ये एक ऐसा इमीडिएट कॉज था, ठीक है, मतलब एक जिसको बोलते तत्कालीन जो कारण था, इमीडिएट, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे रीजंस थे, लाइक सोशल रीज़न, रिलीजियस रीज़न एंड इकोनॉमिक रीज़न, मिलिट्री रीज़न, बट जो इमीडिएट था जिसने इस चीज़ को अंजाम दिया वो क्या था, ध्यान से समझना तब समझ में आएगा। सो क्या होता है, 1857 में ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू राइफ़ल आपको पता है ना क्या होती है, गन। अंग्रेज़ों ने इंडिया के जो सिपाही थे उनके लिए उन्होंने एक न्यू राइफ़ल को इंट्रोड्यूस किया, और उस राइफ़ल का क्या नाम था वो आपको याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उस राइफ़ल का नाम था पैटर्न 1853 एनफील्ड राइवल मस्केट। इसका नेम आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने न्यू राइफ़ल इंट्रोड्यूस करी, उसका ये नाम था। अब जो न्यू राइफ़ल थी वो क्यों इंट्रोड्यूस करी? सिपाही के पास तो पहले से भी राइफ़ल्स होंगी, पुरानी राइफ़ल, तो नई राइफ़ल जो न्यू राइफ़ल्स थी उनको इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत थी, वो मैं अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे कोई ड्राइंग्स भी बनाई है आपको समझाने के लिए। देखो, जो ओल्ड राइफ़ल थी, ध्यान से समझना, यहाँ लिखा है मैंने, जो ओल्ड राइफ़ल थी उसको लोड करने के लिए, यानी कि उससे शूट करने के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। वन इज़ बुलेट एंड सेकंड इज़ गन पाउडर। पहले हम जो हमारी गन होती थी उसमें हम पहले गन पाउडर डालेंगे, फिर हम बुलेट डालेंगे, तो दोनों चीज़ें हमको डालनी पड़ती थी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हम एक न्यू राइफ़ल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर एक कार्ट्रिज जाएगी। ये एक सिलेंड्रिकल शेप की कार्ट्रिज थी। इस कार्ट्रिज के अंदर क्या था, जो बुलेट है वो तो है ही, और गन का जो पाउडर है वो भी इसके अंदर है। तो अब हमको अपनी राइफ़ल को लोड करने के लिए दो चीज़, यानी कि बुलेट एज वेल एज गन पाउडर को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सीधा इसी को अपनी राइफ़ल के अंदर डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने टाइम को बचाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इस कार्ट्रिज को इंट्रोड्यूस किया था। अब
देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है भाई, हमारा टाइम भी बच रहा है। तो इसमें से क्या ऐसा चीज़ हुआ कि जो मतलब हमारे इंडियंस को बहुत ज़्यादा बुरी लगी? तो वो क्या था, जो एक कार्ट्रिज थी ना, कार्ट्रिज की जो आउटर कवरिंग थी, ठीक है, इसके जो बाहर की कवरिंग थी, वो हमारे इंडियंस को ऐसा पता लगा था कि जो इसकी आउटर लेयर है दैट इज़ मेड अप ऑफ एनिमल फैट। एनिमल फैट मतलब जो जानवरों की चर्बी से उसको बनाया गया है, ताकि जो कार्ट्रिज है वो लंबे समय तक ठीक रह पाए, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर लेयर में एनिमल फैट को इन लोगों ने यूज़ किया है, और एनिमल फैट भी काउ एंड पिग का। तो ये बिल्कुल ही रिलीजियस के अगेंस्ट था। आप लोग को पता है कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें हम गाय को अपनी माता मानते हैं। सो ऐसी किसी भी कार्ट्रिज को यूज़ करना जिसमें मतलब गौ माता का मांस है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट है, अपोज है बिल्कुल। और सेम जो मुस्लिम्स थे उनके उसमें पिग जो होता है, इसको सूअर आप लोग बोलते हैं, जो पिग होता है वो बिल्कुल वो लोग हराम मानते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हिंदू एज वेल एज मुस्लिम दोनों ही रिलीजन के अगेंस्ट ही, तो इसलिए हमारे सिपॉय इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और बहुत सारे क्या, मोस्टली हर किसी सिपॉय ने इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया था। अब क्या था कि जो ये इसकी ये वाली देख लो ना आप, ये जो उसकी अपर लेयर है, तो सोल्जर्स को क्या करना पड़ता था, सोल्जर्स को ना इसको अपने टीथ, अपने दांत से इसको खोलना पड़ता था, तब जाके अपनी राइफल के अंदर इसको हम डालते थे, तब जाके ये अपना काम करेगी। और ऐसा बताया गया था कि जो लेयर है इसमें फ़ैट लगा हुआ है हमारे काऊ और पिग का। सो ये हिंदूज़ एंड मुस्लिम दोनों के ही रिलीजन के अगेंस्ट था, इसलिए वो दोनों इसको यूज़ करने से मना कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें जो एनिमल फैट था वो आपको पता होना चाहिए किसका था। अभी मैंने आपको बताया था काऊ एंड पिग। एनिमल फैट था पॉर्क फैट एंड अनदर इज़ बीफ। आपको पता है बीफ होता है गाय का मीट, एंड जो होता है पॉर्क होता है सूअर यानी कि पिग का मीट। सो पिग जो है वो मतलब इट इज़ अ टैबू फॉर मुस्लिम, ठीक है, उसको बिल्कुल भी ये लोग अवॉइड करते हैं, हराम माना जाता है इनके उसमें। बीफ जो है वो हिंदू रिलीजन में काऊ, जो गाय है उसको हम लोग माता मानते हैं, गाय को हम पूजते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से काऊ इज़ सेक्रेड फॉर मुस्लिम, सॉरी काऊ इज़ सेक्रेड फॉर हिंदूज़, ओके। सो इस चीज़ से ये पता लगा कि जो रिलीजन है वो हमारा ख़तरे में है। और आपको पता है कि किसी भी इंसान के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना कितनी बेकार चीज़ है, और उस समय तो रिलीजन एक बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर था। तो हमारे सिपॉइज़ जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको लगा कि हमारा इस रिलीजन ख़तरे में है, हिंदू का भी ख़तरे में है एज वेल एज मुस्लिम का भी ख़तरे में है, इसलिए हमारे सिपॉइज़ इन कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर रहे थे। और उनके मन में एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गुस्सा भी था कि ये लोग हमारा धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और हम लोग को एक क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं। अब देखो, जो ये आपको मैंने अभी बात बताई ग्रीस कार्टेजेज वाली कि उसमें फ़ैट था एनिमल का, तो ऐसा बोलते हैं कि ये बात 100% सच भी नहीं है और 100% झूठ भी नहीं है। यानी कि जो इंडियन सिपॉय थे ये सिर्फ उनका कहना था कि इस कार्टेज में एनिमल फ़ैट है, बट जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि इसमें किसी भी एनिमल का फ़ैट नहीं है, एंड स्पेशली काऊ एंड पिग का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ये बात एक तरीके से पूरी तरीके से इसको हम सच भी नहीं बोल सकते हैं और झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इंडियंस का बोलना कुछ और था एंड ब्रिटिशर्स का बोलना कुछ और था, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक जगह थी बहरामपुर। सो बहरामपुर ने इस कार्ट्रिज को मना कर दिया यूज़ करने से। जो सिपॉइज़ थे उन लोगों ने मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इसमें एनिमल फैट है और ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। सो जिस आर्मी ने बहरामपुर की इसको यूज़ करने से मना किया, ब्रिटिशर्स ने उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। और कब डाला, फरवरी 1857 में। फिर क्या होता है उसके बाद, बैरकपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, बैरकपुर के एक सिपाही थे मंगल पांडे। सो मंगल पांडे ने ब्रिटिश के एक ऑफिसर को गोली मार दी, शूट कर दिया उनको। कब, 29 मार्च को 1857 में। तो इसकी सज़ा के लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पे लटका दिया, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर दिया था, ठीक है। इस डेट को आप याद रखना।
फिर सेम चीज़ अवध में भी हुई, उन लोगों ने भी कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया, सेम रीज़न। फिर मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, एक नेटिव कैवलरी थी, कैवलरी होती है घुड़सवार, जो हमारी घुड़सवार सेना होती है ये उनके लिए, उन्होंने उनमें से 90 जो हमारे थे, 90 में से 85 को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद उनको जेल में डाल दिया 85 को। फिर उसके बिल्कुल ही नेक्स्ट डे था 10 मई 1857। उनके जो दोस्त थे और सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या करा, जितने भी ये अरेस्ट किए थे ना ब्रिटिशर्स ने, इनको उन्होंने जेल से छुड़वा लिया, इम्प्रिजन करवा लिया, और जो भी ब्रिटिशर्स रास्ते में आया उसको उन लोगों ने किल कर दिया। ठीक है, सो यहीं से हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हो जाती है, और ये रिवॉल्ट इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड हुई थी। ठीक है, लाइक दिल्ली में, बिहार में, और जो बहुत इसके मेन लीडर्स थे, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफ़र, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बहुत सारे जो थे इनके लीडर्स जिनने इस रिवॉल्ट को लीड किया था, अपने अपने स्टेट्स थे, तो उनके बहुत फेमस नेम है, पर्सनैलिटीज़ हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी लीडर्स थे रिवॉल्ट के, कौन कौन से स्टेट से थे, फेमस जो थे, आप मुझे उनके नेम बताएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपको 3 to 4 स्टेट्स के लीडर्स के मुझे नेम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, फिर मैं उसको चेक करूँगी। सो ये था, मैंने आपको बता दिया रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे शुरू हुआ था, क्या उसका रीज़न था, और आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस नॉलेज को शेयर करें, और मेरे चैनल एजू टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।